स्टार्ट हो Started गया। ना? ओके सर, ठीक है सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास है, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स क्लास बेसिकली। तो ये वाला एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट में लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, दैट इज लास्ट 2 क्लास हुआ था। इसमें एक हुआ था आपका फिस्कल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस का सिंपल मतलब होता है कि मार्केट कहाँ से पैसा, गवर्नमेंट कहाँ से मनी जुगाड़ करते हैं कंट्री को चलाने के लिए। मैंने बेसिकली जैसे हम लोग फैमिली को पैसा चाहिए होता है ना घर चलाने के लिए, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन जब यही चीज को हम लोग थोड़ा सा बिग एंगल में पढ़ते हैं तो बातचीत ऑटोमेटिक हो ही जाती है। घर चलाने के लिए जैसे घर को पैसा चाहिए, ठीक है, जो पापा देखते हैं, माँ को भी चिंता होता है, ठीक है। सिमिलरली कंट्री को चलाने के लिए तो कंट्री को भी पैसा चाहिए, और कंट्री का रेवेन्यू का सोर्स जहाँ से बिलोंग करता है, वो सारा सोर्स के बारे में आपको जानना चाहिए। किस तरह से ये सब प्लानिंग होता है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। एंड दिस इज बेसिकली एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जिसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बात हुआ है। ठीक है, इवन थोड़ा अंदर का बात भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन काम करता है, किस तरह से स्टेबलाइजेशन रखा जा सकता है। ठीक है, प्योर कॉन्सेप्ट है सर, अगर आप रटोगे रटते रटते थक सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली क्लास को सुनते हो और घर में बाद में देखते हो। ठीक है, मैंने इवन आपको डेटा के ऊपर बेस करके भी बात किया कि जैसे जीएसटी से कितना पैसा कमाया जाता है, इनकम टैक्स से कितना आता है। ठीक है, मैं इवन मैं गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन करके दिखाया, ये टॉपिक एकदम एकदम रियल लाइफ टॉपिक है। ठीक है, जिसको अगर जानना हो एकदम सीधा गवर्नमेंट वेबसाइट में विजिट करो। ठीक है, और इस टॉपिक को समझने का पूरा अंदर से कोशिश करो। फिर मैं आप लोगों को ऑनलाइन में भी दिखा के रखा था, जस्ट विजिट गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट लिखो, गवर्नमेंट बजट लिखे, लिख के यहाँ पर चले जाओ, गवर्नमेंट का साइट निकल जाएगा। बजट एट ए ग्लांस में जाओ, यहाँ पर बजट एट ए ग्लांस फुल डाउनलोड करो। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दो। ठीक है, 24-25 का निकल गया। वैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे तो सारा जो चीज है, ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, पूरा अकाउंट्स आपको दिखेगा। फिर यहाँ से पूरा रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज आउट, एकदम रियल लाइफ डेटा है, जिसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इवन आपको बोला भी था कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ो किस तरह से ये सब हो रहा है। पता नहीं कौन कितना पढ़ता है नहीं पढ़ता है, मेरा तो काम है सर, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी सर स्टूडेंट बोलेगा नहीं हमको नहीं पढ़ना है, क्या करे सर। चलो कोई बात नहीं। लास्ट वीक का जो डिस्कशन था वो था सर, लास्ट वीक का डिस्कशन था मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। ठीक है, मैंने बेसिकली मार्केट फेलियर होता है, मैंने बाजार खराब हो जाता है कभी कभी इंटरनेशनल सिनेरियो में, मार्केट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। साहिल कहाँ चला गया था? हाँ, ठीक है चल पढ़ ले। ठीक है पढ़ ले, फिर बात करता हूँ फिर। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना सर, याद है? रिकोरेसी थी क्लास। ठीक है, जो लोग किया था उनको जरूर याद होगा सर कि व्हाई डू मार्केट फेल। ठीक है, तो इन सिंपल मार्केट का फेलियर के पीछे बहुत सारा रीजंस काम करता है। मार्केट में फेलियर का जैसे कि मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, मार्केट पावर इन द सेंस अगर कोई मोनोपोली क्रिएट करता है, ठीक है, यानी एक बंदे के हाथ में पूरा मार्केट दे दिया जाए तो बाकी लोग क्या खाएंगे। माने से फॉर एग्जांपल आप जिस एरिया में काम करते हो, उस एरिया में मानो सपोज आपका एक कपड़ा का बिजनेस है, और आप जिस एरिया में कपड़ा का बिजनेस करते हो वहां पर कोई बिग प्लेयर आ गया और वो बोलते हैं कि भाई सारा कपड़ा मैं ही सेल करूंगा। ठीक है, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बना दिया और बाकी लोगों को बिजनेस करने में प्रॉब्लम में डाल दिया, ऐसा हो सकता है ना? तो ऐसे अगर कोई अकेला एक दो बंदा अगर आके मार्केट पावर दिखाए और बाकी लोगों को मार्केट से हटा दे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मार्केट फेलियर हो जाता है। इकोनॉमी को अगर इक्वल रखना है ना, तो सबके लिए एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड रखना पड़ेगा, ताकि हर कोई इस इकोनॉमी से कुछ कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ना ये दान देके, दक्षिणा देके, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कभी कभी क्या करता है, गवर्नमेंट बोलते हैं नहीं ठीक हम लोग आपको थोड़ा थोड़ा करके डोनेट करेंगे, है ना, जिसको हम लोग सब्सिडी बोलते हैं, है ना। या फिर हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट हम मतलब इट्स लाइक कि आप आपका पर पैसा नहीं भी होगा, आपको गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई चलो आपको हेल्प करते हैं। भाई गवर्नमेंट हेल्प से थोड़ी जिया जाता है। जीना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना जीना अपने से करना है, सरकार के हेल्प से थोड़ी जीना है।
ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक ऐसे लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, ठीक है। तो मार्केट पावर एलिमिनेट करना है, एक्सेप्ट फ्यू सिनेरियो छोड़ के, माने हर जगह में हम लोग बोल नहीं सकते कि हर जगह से गवर्नमेंट हट जाए, ठीक है। जैसे मानो टेलीकम्युनिकेशन, इट्स अ वेरी वेरी कॉस्ट आउटले प्रोजेक्ट। जैसे टेलीकम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर बहुत पैसा डालना पड़ता है, तब जाके तुम टेलीकम्युनिकेशन यूज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर बहुत कम मार्केट प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। आज अगर कोई नॉर्मल लोगों को भी बोलोगे ना, या फिर हम लोगों के बीच में किसी को बोलोगे जिसका मानो लाखों करोड़ों का कमाता है, उसको भी बोलोगे तो टेलीकम्युनिकेशन का लाइन नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज उसके लिए ह्यूज कॉस्ट आउटले है। हम लोग 4G 5G सब यूज करते हैं, लेकिन 4G 5G का मजा लेने के लिए आपके पास पैसा भी बहुत चाहिए और उस लेवल का थॉट प्रोसेस भी चाहिए, जो आज जियो कर पा रहा है ना। तो पॉइंट इज दैट एक्सेप्ट फ्यू सिनारियो, बाकी जो नॉर्मल सिनारियो है उस एरिया में तो कम से कम मार्केट पावर का कॉन्सेप्ट जितना हो सके कम होना चाहिए। इवन धीरे धीरे जितना इंडिया ग्रो करेगा, उसमें इवन नेटवर्किंग बिजनेस में भी मार्केट पावर कोई ना हो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही लीडर पूरा मार्केट को चलाए, ऐसा ना हो। इसमें हम लोग ये वाला बात किए थे सर, मार्केट पावर और मोनोपोली पावर इज द एबिलिटी ऑफ फर्म टू प्रॉफिटेबली रेज द मार्केट प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस ओवर इट्स मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। फर्म्स दैट हैव मार्केट पावर आर प्राइस मेकर्स एंड देयरफॉर कैन चार्ज ए प्राइस दैट गिव्स देम पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। और इस तरह से क्या होता है, बाकी लोगों को जगह नहीं मिलता, ठीक है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो सर? यस बोलो, मुझे ऐसा लगा किसी का कुछ कहना है। पंकज के बोल से बोल, सुमू, सुमित, बोलो सर। कौन कौन कुछ बोल रहा है? कोई नहीं, सबको मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस कम से कम ये बोल दो कि सर कुछ नहीं, चलो आगे बोलो। हाँ, मैं 4 बार चिल्लाऊंगा फिर जाके तुम लोग जवाब देगा। एक्सटर्नलिटीज का कॉन्सेप्ट क्या था? कि we begin by describing externalities and then proceed to discuss how they create market inefficiency. As we are aware, anything that an individual does may have at the margin some effect on others. For example, if individual decide to switch from consumptions of ordinary vegetables to consumptions of organic vegetables, ठीक है, so they would, other things equal, increase the price of organic vegetables and potentially reduce the welfare of existing consumers organic vegetables, है ना? However, we should note that all these operate through a price mechanism, that is through change in price. The price system works efficiently because market price convey information to both producers and consumers. However, when a consumption or production activity has an indirect effect, either positive or negative, on consumptions of production activities or other, and such effects are not reflected directly in market price, we can call it externality. इसके बारे में मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिया था, श्रीलंका का एग्जांपल याद है सर? इसमें श्रीलंका का एग्जांपल दिया गया था सर। श्रीलंका में क्या हुआ था? तो रिसेंट ट्रेंड में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ था सर। ऐसा नहीं कि श्रीलंका उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गया, श्रीलंका ने भी एक्चुअली कोशिश किया कि ऑर्गेनिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में ऑर्गेनिक फार्म बनाना चाह रहा था। यानी सारा वेजिटेबल्स जितना भी होता है ना सर, ऑर्गेनिक करने का कुछ फायदा है क्या? हाँ सर, फायदा तो है। इंडिया भी चाहता है कि पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंडिया शिफ्ट हो जाए। सर आपको पता है, ये जो लैंड मास है, इस लैंड मास में मिट्टी है ना? लैंड मास में मिट्टी है, इस मिट्टी में क्या होता है? खेती होता है। खेती इन द सेंस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके लोगों का खाना पीना निर्भर करता है। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज डे बाय डे कर रहे हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन तो एक सर्टेन टाइम में हुआ है सर, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स देके हाइब्रिड दवाई यूज करके हम लोग प्रोडक्शन तो बढ़ा देते हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, मिट्टी का जो फर्टिलिटी है ना वो खराब हो जाता है। लेकिन अचानक से अगर आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं पूरा ये सब केमिकल फर्टिलिटी को हटा के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना चाहता हूँ, और इमीडिएट इम्पैक्ट में इंडिया से पूरा फर्टिलाइजर मैंने केमिकल फर्टिलाइजर को कीप करके कंप्लीटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करूंगा, तो इसमें ना बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो सकता है। इतना बड़ा गैप क्रिएट होगा, जैसे आप लोगों को पता होगा नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज ये सब बचपन में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ाया जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशंस, हाँ बचपन में पढ़े थे। हाँ, इसको बंगाली में बोलते हैं सर सबुज विप्लव। जो लोग बंगाली वर्जन कभी पढ़ा है, ठीक है, सबुज विप्लव या ग्रीन रेवोल्यूशन, बेसिकली जब इंडिया को आज़ादी मिला उस टाइम पे ना इंडिया के पास इतना खाना नहीं था कि वो जो 50 करोड़ 60 करोड़ पॉपुलेशन को इजीली खाना खिला सके।
तो तब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए ये सब तरकीब उठाना पड़ा कि भाई चलो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो भी केमिकल टाइप का हाइब्रिड फर्टिलाइजर। एक जमीन में जहां पर 1 बीघा जमीन में अगर मानो 1 एकड़ जमीन में या 1 बीघा जमीन में लैंड में अगर फॉर एग्जाम्पल 5 टन खाना बनता था, तो उसमें 7 टन खाना बनेगा। तो एक्स्ट्रा 2 टन जो बनेगा वो पब्लिक का जो नीड है उसको फुलफिल कर सकता है। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये एक ऐसा सिचुएशंस का बात है जिस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशंस प्रॉब्लम में था, लोगों को खाना खिलाना ही प्रॉब्लम। सिमिलर टाइम पे इंडिया में वाइट रिवॉल्यूशन भी आया बाद में, जिसके पीछे गुजरात का एक बहुत बड़ा फार्म का एक काम है सर, अमूल। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन बने, उसको दुग्ध विप्लव भी बोलते हैं, सादा विप्लव भी कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सादा विप्लव? ठीक है, इसका मतलब ये होता है सर कि जब इकोनॉमी, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में इकोनॉमी को हमारे देश में ना लोगों को दूध चाहिए था, दूध इन द सेंस बच्चे लोगों को दूध पीने के लिए नहीं था, तो ऐसे हालत में इकोनॉमी कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं सबके लिए दूध चाहिए। तो आज अमूल के कारण, मदर डेयरी के कारण, है ना, मदर डेयरी वेस्ट बंगाल का फार्म है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रोडक्शन चलता है आपका, जानते हो कहाँ चलता है? मदर डेयरी का सबसे बड़ा दिल्ली में। ठीक है, तो मदर डेयरी, इधर अमूल, और भी बहुत छोटा छोटा दूध का फैक्ट्री है। तो आज दूध में हम लोग रिवोल्यूशन ला चुके हैं। इवन आपको जान के खुशी होगा कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, लेकिन फिर भी हम लोग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? हम लोगों का कंजम्पशन इज वेरी हाई। लेकिन इतना दूध प्रोडक्शन के कारण, दूध तो प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन दूध का ऑर्गेनिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सर। दूध में भी एडल्ट्रेशन हो रहा है जो बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। ज्यादा करने के चक्कर में हम लोग क्वालिटी को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी लॉन्ग टाइम में जाके इकोनॉमी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। वाई मार्केट फेलियर, आज ऐसा हालत है आपको सुनने में, मैंने आप हैरान हो जाओगे। एक दिन फेमस एक स्पिरिचुअल लीडर है जो एनवायरमेंटल काम भी करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला उन्होंने साउथ इंडिया में, कावेरी कॉलिंग, जानते हो सर? आप भी चाहो तो इसमें पार्ट बन सकते हो, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट सीरियसली कावेरी कॉलिंग ये ईशा योगा सेंटर का, तो जो कोयम्बटूर साउथ इंडिया में है उनका उनके तरफ से लिया गया एक प्रोग्राम है। और इसको गवर्नमेंट ने भी काफी प्रमोट भी किया है सर। क्यों? क्योंकि कावेरी कॉलिंग प्रोग्राम में कावेरी का जो दोनों साइड का क्या बोलते हैं सर उसको, लैंडमास है, वो पूरा सूख गया था। कावेरी में पानी नहीं था। कावेरी रिवर के बारे में सुने तो हो सर? बैंगलोर का जो गर्मी है, बैंगलोर का जो वाटर रिसोर्सेज है वो कावेरी रिवर है, और कावेरी सूख रहा है तो बैंगलोर का ग्राउंड वाटर खराब हो जा रहा है। तो कावेरी का पूरा रिवर में जो तमिलनाडु और बैंगलोर में, कर्नाटका में है, उसमें पूरा पेड़ लगाया, और उसमें जो मैंने डेवलपमेंट किया, आप बिलीव नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखोगे तो शायद आपको पता लगेगा कि हुआ क्या है। ठीक है, इसके लिए आपको ये सब चीज थोड़ा देखना पड़ेगा। यूट्यूब में बहुत सारा चीज मिलता है, बट आप लोग बहुत सारा चीजों में क्या देखते हो आई डोंट नो, ये सब भी देखा करो सर। ठीक है, सो माय पॉइंट इज नॉट दैट, माय पॉइंट इज कि आज ऐसा हालत है कि मिट्टी के नीचे 10 इंची 15 इंची तक मिट्टी पूरा क्या है, केमिकल है। अब अगर आपको न्यूली एग्रीकल्चर करना है तो मिट्टी को पूरा 15 इंची मिट्टी पहले खत्म करना होगा, उसके बाद ही तुम कुछ बना पाओगे। तो धीरे धीरे ना, इसलिए इंडिया में भी काफी सारे एग्रीकल्चरल फार्म चाहते हैं कि वो भी शिफ्ट हो जाए किसमें, ऑर्गेनिक में। बट ये चीज ना बहुत प्रॉब्लम कर सकता है अचानक से करने से। ठीक है, यही चीज यहाँ पर बोला, एक्सटर्नलिटीज एंड कॉस्ट or benefits which are not reflected in free market price. They are called externalities because they are external to the market. Market इसको external मानते हैं। इस फैक्टर के साथ मार्केट का कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है। The externalities are also referred to as spillover effect, neighborhood effect, third party effect, side effect, as the originator of the externality imposes cost or benefit on others who are not responsible for initiating the effect. Since it occurs outside the price mechanism, it has been compensated for, or the awards is internalized the cost, or it is done borne by the parties, and ultimately इसका impact public को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह का मैं आपको काफी सारा टॉपिक लास्ट वीक के डिस्कस किया था। तो सर फिर से आज ही डिस्कस कर रहे हूँ,
सर आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ये टॉपिक लास्ट क्लास में पढ़े। तो सर यहाँ पर एक टॉपिक और है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। अब ये जो मार्केट पावर है, इसको इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रहा है? मार्केट पावर माने मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? सर गवर्नमेंट को बेसिकली हर चीज में कंट्रोलिंग रखना पड़ेगा, किसी एक को पूरा पावर ना मिले उसको देखना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये भी डिस्कशन लास्ट क्लास में। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज को गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगा, माने जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशंस भी आपको बता के रखा। तो एक बार आप लोगों को मैं बोला था, एक बार गो थ्रू करके रखिएगा। ठीक है, चलो आज मैं एक टॉपिक में बात करूंगा। आज का टॉपिक का नाम है फिस्कल पॉलिसी। क्या नाम है सर? फिस्कल पॉलिसी। इसके बीच में और एक टॉपिक था जो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही स्कीप स्कीप नहीं बोलूंगा, मैं इसके बारे में नॉर्मली बात कर चुका था। पब्लिक फाइनेंस में एक टॉपिक था ये वाला, द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, मैंने सरकार को कहाँ से पैसा मिलता है और कहाँ पैसा खर्चा होता है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसलिए इस टॉपिक को मैंने स्किप किया। मैं सीधा आ गया फिस्कल पॉलिसी। इससे पहले फिस्कल फंक्शंस हो गया, मार्केट फेलियर बोल दिया लास्ट क्लास में। आज भी थोड़ा सा बता रहा था, वही इंट्रोड मैंने आपको रिपीट कर रहा था, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिस्कल। ये सबाई बुझते पारছে तो सब कोई घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? घर पे पढ़ो, टॉपिक के पीछे जितना भी क्वेश्चंस है उसको पढ़ो, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो, मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बट अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको कुछ भी नहीं करना है, आप अब क्या बोलूं सर, छोड़ो। मेहनत करने से टाइम पे आप लोग बस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सब मार्क्स से भी पता चल रहा है, मैम एग्जाम ले रहे हैं, मेरे को सब खबर मिल जा रहा है क्या हो रहा है। अभी तक तो मैंने एक टेस्ट लिया ही नहीं। फिस्कल पॉलिसी देखो, सर दुनिया में जितना भी कंट्रीज है ना, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में दो तरह का पॉलिसी होता है। ठीक है, एक पॉलिसी का नाम है फिस्कल और दूसरा पॉलिसी का नाम है, कौन बोलेगा? कंट्री को चलाने के लिए दो पॉलिसी चाहिए होता है। हाँ, मॉनिटरी, थैंक यू। मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है और फिस्कल पॉलिसी कौन डिसाइड करता है? फिस्कल दोनों तो गवर्नमेंट ही करता है। ठीक है, बट फिर भी दोनों में थोड़ा फर्क है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, देन फिस्कल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ही है, दोनों ही सरकार है, पर फिर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फर्क है। अगर इन सिंपल कहा जाए कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली मनी रिलेटेड मैटर में बात करता है। मनी रिलेटेड मैटर माने मार्केट में पैसा का फ्लो ज्यादा होगा कि कम होगा। फिर इसके बारे में मैंने ये वाला चैप्टर में डिस्कस करके रखा। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। उसके लिए मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर रहता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का, उस चैप्टर के अंदर हम लोग ये वाला टॉपिक में डिस्कशन कर लेते हैं, और जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा। तो मनी रिलेटेड मैटर माने इकोनॉमी में पैसा का फ्लो कभी बढ़ाना होता है, कभी पैसा का फ्लो कम करना। जैसे कभी अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को ग्रो कर बढ़ा देता है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट इन द सेंस आरबीआई जिस रेट से कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है, अगर उसका रेट बढ़ जाए, जिसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, अगर आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देता है तो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाता है, और अगर पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास कम हो जाता है तो पब्लिक के पास भी पैसा का फ्लो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जितना लोग बैंक में जाता था लोन लेने के लिए, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अगर इंक्रीज हो गया, पहले सपोज होम लोन मिलता था 6% रेट में, अगर आप 3 साल पहले देखोगे 6.5 में होम लोन मिल रहा था, अभी 9.5 कम से कम आपको होम लोन के लिए देना पड़ता है। ठीक है, 9.5 10% से नीचे होम लोन नहीं है। बिजनेस लोन जहां पर 8% में मिलता था, अभी बिजनेस लोन 12 13 14 ऐसा 16% में भी किसी किसी बैंक का है। ठीक है, तो पॉइंट इज व्हाट सर, पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट अगर कभी कभी चाहते हैं कि नहीं मार्केट में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, हर चीज का दाम बढ़ जा रहा है और सप्लाई प्रॉपर है नहीं, तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है। क्या ज्यादा हो जाता है? इन्फ्लेशन। ऐसे सिनारियों में एक बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देता है।
और उसमें ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन धीरे 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 कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पब्लिक के हाथ में पैसा का फ्लो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? पहले अगर 100 लोग लोन लेता था तो अभी 50 लोग लेता है ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा। नॉर्मली पब्लिक का क्या है ना, जैसे ही पॉकेट में पैसा आता है ना, दिखावा चालू हो जाता है ना। जैसे ही पॉकेट में 2-4 पैसा आना चालू होगा, दिखावा चालू। जैसे अगर नॉर्मल मिडिल क्लास का दिखावा क्या है, सबसे पहले तो वो मानो लोअर मिडिल क्लास था, अब थोड़ा उनको पैसा के हाथ में आ गया बिकॉज उसका इनकम थोड़ा बढ़ गया या बैंक के थ्रू से पैसा का सोर्स थोड़ा आ गया। अब उसका पहले तो दिखावा चालू होगा। अगर यूथ है तो पहले एक बाइक खरीदेगा, या तो रॉयल एनफील्ड खरीदेगा या फिर हाँ KTM खरीदेगा, ठीक है। फिर अगर मानो यूथ नहीं है, थोड़ा हम लोग जैसा बुढ़ा है, माने मिडिल यूथ में, ठीक है, 30+ में, 30+ वाले सबसे पहले घर के सामने 4 चक्का लगाएगा, है ना। 20+ में 2 चक्का, 30+ में 4 चक्का, तो फिर 40+ में क्या करेगा? ट्रक। छोड़ना सर, नॉर्मली 4 व्हीलर का ही होता है। तो पॉइंट इज दैट आपको जैसे ही पैसा मिलेगा, चलो भाई गाड़ी खरीदते हैं। जैसे ही गाड़ी पैसा आता है, चलो भाई 2 स्टोरेड बिल्डिंग बनाते हैं। पहले मानो तुम लोग का 1 माला बिल्डिंग था, अब 2 माला बिल्डिंग बनाओगे। कभी कभी तो नीड भी होता है, कभी कभी नीड नहीं होता, जबरदस्ती दिखावा करना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी में नाक कट जाएगा। सबका है, हम लोग का नहीं है, ठीक है। आज ही बात हो रहा था घर पे माँ के साथ, तो बात ऐसे चल रहा था कि एक समय था कि एक मिडिल क्लास फैमिली में रिलेटिव्स आ जाता था गर्मी के दिनों में, ठीक है, ड्यूरिंग समर सीजन, जब हम लोग छोटे थे। पूरा घर में मानो 2 ही कमरा है और कम से कम 10-12 लोग, उसी में 6-6 करके 2 रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। पंखा नहीं है, ठीक है, बाहर से पंखा भाड़ा करके लाया जाता था, ठीक है, टेबल फैन, फिर भी लोग प्यार से रह जाता था। आज के डेट में घर में अगर अतिथि आता है, मेरे रिलेटिव्स आता है, अगर घर पे गर्मी बहुत है, तो सबसे पहले मन में चलता है घर में एक एसी भी नहीं है, मान सम्मान का क्या होगा। वही वही रिलेटिव्स जब बचपन में आते थे तो वो टेबल फैन का हवा खा के ही सो जाता था। अभी सेम रिलेटिव्स आने वाला है, थोड़ा एज बढ़ गया है, तो उनके लिए एसी लगाना पड़ता है, नहीं तो नाक कट जाएगा। हाँ सर, तो समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट यही है कि अब जब भी मार्केट में पैसा आ जाता है, लोग पहले ही हर मैंने, तब क्या होता है ना, वेरी फ्यू पीपल, पहले क्या होता था, वेरी फ्यू पीपल के पास पैसा होता था, अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा हो जाता है, क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है, सस्ता में लोन दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों के पास जब पैसा हो जाए और मार्केट में अगर प्रोडक्ट कम हो, तो इसको बोलते हैं कि व्हेन वेरी फ्यू प्रोडक्ट इज चेज्ड बाय लॉट्स ऑफ मनी, माने प्रोडक्ट कम है और उसको चेज करने वाला पैसा बहुत है, तो प्रोडक्ट का दाम क्या होगा? बढ़ जाए। तो ये जब ओवरऑल इकोनॉमी में होता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। सर हम लोग तो पढ़ने वाले हैं फिस्कल, तो आप मॉनिटरी में बात काहे कर रहे हो? सर आपको ना समझना चाहिए कि जब एक पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दूसरा पॉलिसी फिर क्या करता है, अगर आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो फिर क्या मतलब है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू से इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है, तो फिर फिजिकल पॉलिसी का जरूरत कहाँ? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो चलो ये वाला पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके बारे में हम लोग मनी बैंकिंग के क्लास में बहुत बातचीत पहले भी किए हैं, फिर करेंगे, ठीक है, जिन लोगों का नहीं हुआ है। नाउ पॉइंट इज, सर फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल का मतलब ही होता है इन लातिन फ्रेज, क्या होता है फिजिकल माने? फाइनेंशियल, ठीक है। फिजिकल वर्ड सुन के बहुत लोग चिंता में पड़ जाते हैं, भाई क्या है फिजिकल? कुछ नहीं है सर, अंग्रेज वाले कभी अपना लैंग्वेज बनाता है और ज्यादातर केस में अपना लैंग्वेज को वो रोमन या लातिन लैंग्वेज से उधार करते हैं, फिर उसको भी यूज करते हैं, फिर हम लोग उसको कॉपी कर रहे हैं 200 साल से, ठीक है। हम लोग भी चिंता में पड़ जाते हैं, फाइनेंशियल अलग चीज है, फिजिकल अलग चीज है ना। उन मैंने दूसरे को कॉपी करने से ही प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं होगा सर, आज से 300-400 साल पहले जब ब्रिटिश का राज नहीं था हमारे देश में, तो जब नालंदा था ना, बिहार का नालंदा, जो पाकिस्तान में गिर गया, तक्षशिला, जानते हो ना सर? नहीं सुने? ओल्डेस्ट, नालंदा के बारे में नहीं सुना? वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो आप आज नहीं है, नालंदा। यूनिवर्सिटी? हाँ सर, नालंदा यूनिवर्सिटी। मेरे को बोला है और किसी को मत बोलना कि नालंदा नहीं सर, सीरियसली बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल मैटर है।
अगर अगर स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया, अगर घर पे भी नहीं बताया गया, तो इससे ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली স্যার ये হিস্ট্রিতে তো डिस्कशन। ছিল, हिस्ट्रीতে এটা ছিল, ठीक है, নালন্দা ये ইউনিভার্সিটি ছিল। इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि नालंदा क्या है, तक्षशिला क्या है, विक्रमशिला क्या है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते तो प्लीज जाना करो। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, हाँ मैसाचुसेट्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के बारे में सुनते हैं, कोलंबिया, ये वो है। लेकिन पहले के जमाने में ना सारा दुनिया का लोग हमारे देश में पढ़ने आता था, जब हमारे देश में नालंदा था। आपको सुन के हैरानी होगा, हैरानी नहीं होगा, आप जान लो कि हम लोग आज जब विदेश जाते हैं तो हम लोग को एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। इफ यू आर गोइंग टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, एक एग्जाम होता है, उसका नाम है टोएफल। सुने हो सर? हाँ, टोएफल, ये सुना है, ठीक है सर, चलो अच्छा बात है। टोएफल एग्जाम देके क्या होता है कि आप इंग्लिश अच्छा जानते हो, आप उस कंट्री में पढ़ने लायक हो, उसका एग्जाम। सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम पहले इंडिया इंडिया में आने के लिए दूसरे कंट्रीज को देना पड़ता था। जैसे अगर आपको पता हो तो अच्छा है, नहीं तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। जानते हो इस टेम्पल के बारे में? जानते हो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, कहाँ है सर? अंकोर वाट में। ये आपका वही कंबोडिया में आता है, मैंने इंडोनेशिया, थाईलैंड उस एरिया में आता है। ठीक है, बहुत बड़ा है सर, मैंने लोग जाते हैं ना इसको देखने के लिए। दुनिया में इतना बड़ा टेम्पल आज तक नहीं बना पाया किसी ने, तो ह्यूज। इंडिया में भी नहीं है, पूरी जगन्नाथ, रामेश्वरम, कहीं पर भी इतना बड़ा मंदिर नहीं है। इट्स ह्यूज। ठीक है, हाँ बहुत पुराना है, कम से कम 2000 साल पुराना होगा, 1200 से 1200 1500, कोई कोई बोलता है 2000 ईयर्स बैक। ठीक है, तो सर कहना क्या चाहते हो? सर मैं कहना यही चाहता हूँ कि ये देखो इतना बड़ा कंपाउंड है इसका। ठीक है, चारों तरफ लेक है, बीच में मंदिर है। कभी जिंदगी में मौका मिले तो बिल्कुल जाना सर, क्योंकि यही भारत का पहचान है। लेकिन ये भारत में नहीं है, तो इसका मतलब भारत का कल्चरल इम्पैक्ट, इंडिया का कल्चरल इम्पैक्ट कहाँ था, कहाँ तक था, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी ना आपको अपने देश के बारे में पता लगेगा कि आप किस देश का वासी हो, है ना? तो पहले के जमाने में जब कोई अंकोर वट से, थाईलैंड से, इंडोनेशिया से इंडिया में उनको पढ़ना था, ठीक है, नालंदा में पढ़ता था, तक्षशिला में पढ़ता था, तो उनको ना संस्कृत का एग्जाम देना पड़ता था। इनके कंट्री में इसका प्रमाण है, इंडोनेशिया में आज भी उसका पूरा स्क्रिप्ट है। इंडोनेशिया में, सिंगापुर एरिया में, सिंगापुर तो था नहीं, सिंगापुर तो 2 दिन का पुराना बच्चा कंट्री है। ठीक है, इंडोनेशिया इज ओल्ड कंट्री। ठीक है, यहाँ पर आज भी वहाँ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी स्कूल में वो संस्कृत में लिखा होता है। क्या लिखा होता है कि इंग्लिश संस्कृत टेस्ट फॉर गोइंग टू इंडिया। इसका मतलब यही है कि अगर आपको इंडिया जाना है तो पहले संस्कृत का टेस्ट क्लियर करो, तब जाके आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हो। ये प्राइड भी इंडिया देखा है, बट दुख की बात यही है कि इस प्राइड के बारे में इंडियंस को पता भी नहीं है। मैंने जो पॉलिटिशियंस लोग इंडिया को लास्ट 70 से 80 साल चलाया, ये लोग इंडिया के माथे में क्या भरा समझ में आ रहा है? ठीक है, अपना अपना अपना, हाँ सबका देश अच्छा है, हमारा देश छोड़ के। ठीक है, चलो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये भी पॉलिसी का पार्ट है क्या? नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये भी पार्ट होना चाहिए। The government of all countries pursue numerous policies to accomplish their economic goal, such as rapid economic growth, equitable distribution of wealth। ठीक है, आपको क्या करना होता है? रैपिड ग्रोथ करना होता है, मतलब फास्ट। जैसे मोदी जी बोला है कि 2047 में इंडिया को एक विकसित देश बनाएगा। क्या बोला? डेवलप कंट्री। ठीक है, विकसित भारत। अभी इंडिया एक अंडर अंडर डेवलप तो नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना चाहता है मोदी जी, तो 2047 मैंने हार्डली 25 ईयर्स और बाकी है। मैंने आप लोग जब थोड़ा सा 40s में आओगे तब इंडिया को डेवलप कंट्री देख पाओगे। ठीक है, और हम लोग जब मोटा मोटी 55 ऐसे जाएंगे, 55 पे मैंने बुढ़ापा आएगा, उससे पहले देख पाएंगे कि इंडिया डेवलप हो चुका है। आशा करते हैं कि अगर नहीं ना मरे, ठीक है, अगर अर्ली डेथ ना हो जाए, ठीक है, तो शायद डेवलप कंट्री देख के मर सके। लेकिन इसके लिए इंडिया में जो ग्रोथ चाहिए वो बहुत ही रैपिड चाहिए। डेवलप कंट्री कैसे बोलते हैं? डेवलप कंट्री का मतलब डेफिनेशन ये होता है कि जिस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई हो।
से फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको क्वेश्चन जब आया आपके मन में, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अब इंडस्ट्रियल सब कुछ है, पर तुमको डेवलप करने के लिए थोड़ा सा, जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया दिखाता हूँ सब। एक इंडेक्स होता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक पार्ट होता है, जिसमें आपका हेल्थ सेक्टर्स, आपका एजुकेशन सेक्टर, आपका ओवरऑल इनकम सेक्टर्स, ठीक है, वो हर एंगल में एक कंट्री को डेवलप होना पड़ता है, ठीक है। जैसे इंडिया का HDI, ठीक है, GDP ग्रोथ तो इंडिया कर रहा है सर। इंडिया करेंटली वर्ल्ड में, हाँ डेवलपमेंट हाँ, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये देखो अभी इंडिया HDI लेवल में कितने नंबर पे है, 0.644, माने ये आउट ऑफ 1 होता है, माने एक में तुमको कितना मार्क्स मिला, 0.644, माने तुम ऐसे बोल सकते हो कि 0.65 है एटलीस्ट, ठीक है। फिर इसमें इंडिया का रैंकिंग कहाँ है, इंडिया अभी 134th में है, 134 नंबर पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। वर्ल्ड में कंट्री है अप्रोक्स 200 कंट्री में इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 134 नंबर पे आता है। हार्डकोर ट्रूथ है, पर मानना पड़ेगा, जो है वो है, ठीक है, छुपा के कहा जाएंगे सर। सर बेहतर कंट्री कौन सा है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है? जैसे टॉप लेवल इंडेक्स में आप देख सकते हो जिसका मार्क्स है अप्रोक्स 0.95, इसमें आपको यूएसए मिलेगा, कनाडा मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, न्यूजीलैंड मिलेगा, और यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, नॉट एवरी यूरोपियन नेशंस, ओनली वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, ठीक है, लाइक इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जहां जहां मैंने गोला किया, ये सब 0.95 मार्क्स लेके बैठा है, ठीक है, मैंने यहाँ का एडुकेशन, हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, ठीक है, इनकम, ठीक है, हर तरीके से। हाँ बोल। हाँ नहीं, रशिया इतना डेवलप नहीं है, ठीक है, रशिया में प्रॉब्लम, तभी तो ये वॉर कर रहे हैं, ठीक है। पहले था, पहले था, रशिया नहीं आता है सर इसमें। रशिया को मार्क्स मिला है 0.75 से 799। सबसे बेहतर अगर रिसेंटली किसी कंट्री ने डेवलपमेंट दिखाया तो वो है चाइना। चाइना और इंडिया 47 में ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर में था, लेकिन इंडिया अभी तक ये ग्रीन लाइन में आ ही नहीं पाया, इंडिया अभी भी इस लाइन पे है। इंडिया ऑलमोस्ट इसी लाइन पे चल रहा था सर, 4.4 ऐसे में था, वहां से इंडिया 6.4 में आया है। तो रैपिड ग्रोथ करना पड़ेगा, बहुत रैपिड ग्रोथ चाहिए, नहीं तो हम लोग चाइना को छू नहीं सकते। बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि जीडीपी ग्रोथ, ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ एक वन ऑफ द पैरामीटर, जीडीपी ग्रोथ के बिना हम लोग वहां पर पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना है 140 करोड़, और एक चीज देखना पड़ेगा सर, पायरेट इनकम में इंडिया का एक प्रॉब्लम है, हम लोग इनकम कितना भी करते हैं, हम लोग का फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा है ना, और फैमिली मेंबर ज्यादा होने के कारण जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो पर हेड में प्रॉपरली जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पर हेड इनकम गिर जाता है। इंडिया करेंटली वर्ल्ड में पर कैपिटल इनकम में $2500 से $4500 के बीच में आता है पर कैपिटल एनुअल, ठीक है। जहां पर ये जो नेशन, हाँ ऑन एन एवरेज 2500 से $4500, सॉरी, अब इसको तुम इंटू 80 कर दो, जितना होता है 2500 के साथ इंटू 80 कर दो, जितना होता है मोटा मोटी एनुअल इनकम वही 3 से 4 लाख आई थिंक पर पर्सन, 3 to 4 लाख पर एनम एक एवरेज इनकम इंडिया का बन रहा है। वहां पर अमेरिका का पर हेड इनकम कितना जानते हो, $60,000, $60,000, हम लोगों से कम 12 टाइम्स ज्यादा। मैंने एक इंसान का एनुअल इनकम इतना है, इंटू 80 करो, कितना होता है, 70-80 लाख, है ना, 48 लाख, 50 लाख, माने अमेरिका में ऑन एन एवरेज लोग 40 से 50 लाख सालाना कमाता है। अमेरिका में भी, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, जो भी डेवलप कंट्रीज है वहां पर। चाइना में ऑन एन एवरेज इनकम है मोटा मोटी 10,000 से $20,000। अब इंडिया का करंट जो टारगेट है वो एटलीस्ट उसको चाइना होना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग का जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड में बहुत बदलाव चाहिए।
हम लोग का जो रट्टू तोता वाला एटीट्यूड है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना कुछ करना पड़ेगा, कर रहे हैं, बट ह्यूज माइंड सेटअप चाहिए, ह्यूज, जिसमें बहुत बदलाव चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। अपने प्राइड के बारे में जानना चाहिए कि जब तक इंसान अपने प्राइड के बारे में, अपने जीन्स के बारे में, जीन्स मैंने समझते हो, जेनेटिक्स, कि तुम्हारा वंशज ने क्या करके आया है, ठीक है, और तुम अपने आप को भिखारी मानते हो, गरीब मानते हो, है ना, दान दक्षिणा मांगते हो, अगर तुम्हारा सोच में इनोवेटिव आइडियाज नहीं आएगा तो कभी रिच कंट्री नहीं बन सकती, ठीक है, हमेशा गरीब ही रह जाएगा। जिसका मांगने का आदत है वो जिंदगी भर मांगता रहता है, और जिसको कुछ कर दिखाने का आदत है ना, वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करता है, भले ही कितना भी तकलीफ हो जाए। चाइना किया भाई, चाइना करके दिखाया, और वो अभी कम्पीट कर रहा है, अमेरिका को कम्पीट कर रहा है। अमेरिका डरते हैं चाइना से, क्यों? क्योंकि अमेरिकन मार्केट धीरे धीरे चाइना खा रहा है, दुनिया भर का, पूरा अफ्रीकन नेशन पे चाइना का प्रोडक्ट बिकता है, इवन यूरोपियंस का आधा यूरोप में बिकता है। चाइना का मार्केट इंडिया में कम हो गया, इंडिया में भी है, कम हो कम गया। कम हो रहा है, हाँ ऑब्वियसली कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग खुद भी चाइना पे डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दिया, बहुत बात किया जा सकता है, बट क्या है ना, बहुत कुछ कंप्लीट भी करवाना है। सुनो, तो अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना हो, सबको रीच करना होगा, सिर्फ अंबानी रीच होने से नहीं होगा, अदानी रीच होने से नहीं होगा, और अपर क्लास अपर रहने से नहीं होगा, जो गरीब है उसको भी रीच होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि सबके, बेसिकली मेरा एक सिंपल सिस्टम है, सबके लिए एडुकेशन इक्वल करो, एडुकेशन क्वालिटी सबके लिए इक्वल करो, इस तरह की कुछ कम है। इक्वली क्वालिटी एडुकेशन सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बाकी कुछ हो ना, और क्वालिटी हेल्थ। इसमें जिस दिन गवर्नमेंट एक्चुअल में काम कर पाएगा, उस दिन आप समझोगे कि गवर्नमेंट एक्चुअल में कुछ चेंज कर पाएगा। पॉलिटिक्स बहुत है हर चीज के पीछे, इक्वल एजुकेशन, इक्वल हेल्थ, इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्रॉपर जगह में प्रॉपर स्कूल बनाना, प्रॉपर कॉलेज डेवलप करना, प्रॉपर हेल्थ का कॉलेज डेवलप करना, बहुत काम बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने, आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितना जाना पड़ेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम तभी हो पाएगा। अभी 25 साल बोला है, बट 25 साल में मेरे को नहीं लगता होगा, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्राइस स्टेबिलिटी, ऐसे इंडिया कॉम्पिटिटिवली प्राइस स्टेबिलिटी अच्छा है इंडिया में, एटलीस्ट डेली नीड्स का जो चीज है, ठीक है। हाँ, एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, वो उसमें क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हमारे देश में पूरा पूरी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ नहीं है, एडुकेशन भी हम लोग को उतना डेवलप नहीं हुआ है ना, तो वो सब चीजों में थोड़ा हम लोग पीछे हैं, बट हाँ साउथ इंडिया के कारण हम लोग थोड़ा बेहतर हो रहे हैं। मैंने इंडिया को तो, शायद नॉर्थ इंडिया का हालत तो बहुत खराब है, अब साउथ इंडिया के ऊपर ही बेस करके नॉर्थ को बनना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट माने डॉलर के साथ रुपीस का जो डिफरेंस है, मैंने दिन दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, अभी 80 में है, कुछ दिन बाद अगर 100 में चला जाए तो दिक्कत और बढ़ेगा। मैंने इसको डॉलर बस, 83 पे है। हाँ वही 80-83 चल रहा है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ये और बढ़ जाएगा तो और खराब है। एक्सपोर्ट के लिए अच्छा है, पर आपको एक स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा, मैंने चेंज इतना जल्दी जल्दी नहीं होता, थोड़ा लेट करके ही होता है, बट फिर भी मैंने ओवरऑल जो डॉलर के साथ जो डिफरेंसेस है बढ़ रहा है, ठीक है, इसमें कुछ करना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको काम ना मिला हो। US डॉलर के नहीं, यूएस डॉलर इज नॉट सबसे कॉस्टली, बट यूएस डॉलर इज सबसे डोमिनेटिंग, सबसे कॉस्टली तो आई थिंक रियाद है, आई थिंक। सर यूरो, हाँ, यूरो ना ना 106। ना यूरो से भी ज्यादा है, कुवैत का ना, हाँ कुवैत का, कुवैती है, अरब का दिनार भी है ना, वो सब महंगा है, यूरो इतना महंगा नहीं, यूरो यूरो से भी महंगा है, कुवैती है, दिनार है, ठीक है। तो महंगा का मैटर नहीं है सर, इट्स नॉट अबाउट कि कौन सा किसका पैसा सबसे महंगा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसका पैसा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे कि डॉलर सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग क्यों? क्योंकि डॉलर, अमेरिका के साथ बिजनेस हर कोई करता है, ठीक है, तो इंडिया भी आजकल रिसेंटली, इंडिया एक्सचेंज में बहुत सारा कंट्रीज इंडियन रुपीस को एक्सचेंज के लिए यूज करने का बात किया था, इवन इंडिया किसी किसी एंगल में करने का कोशिश भी किया है,
रशिया के साथ शायद एक डील में इंडियन रुपीस को एक्सचेंज करेंसी माना गया था। डॉलर में डील नहीं हुआ, इंडियन रुपीस को बनाया गया। काम हो रहा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि काम नहीं हो रहा है, बट ये सिर्फ अपर लेवल में हो रहा है। एकदम जैसे बोलते हैं ना, पेड़ का ऊपरी हिस्सा को अगर तुम पानी दो, थोड़ा केमिकल छिड़काओ, ब्यूटीफुल लगता है, बट जब तक जड़ में नहीं जाता है ना, तब तक आपको परमानेंट ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो अभी जो हालत है, जड़ पे नहीं आया, अभी सिर्फ मोदी जी के भाषण पे है, बीजेपी के कुछ काम पे है, कुछ डिसीजन मेकिंग पे है। ठीक है, पब्लिक अभी तक नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि पब्लिक अभी भी उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए। पहले तो अपने आप को ही जान जान नहीं पाया कि कौन है भाई, है ना, हम लोग कौन है यही नहीं जानते। तो जब से पहले तुम्हारा पहचान नहीं पाओगे तुम अपने आप को, तो तुम क्या सिर्फ फैक्ट्री बना के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर पोल्यूशन के मारे फिर सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। जैसे बंगाल का हालत हुआ है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ने, सीपीएम ने बंगाल में कितना फैक्ट्री बंद किया, उसका लिस्ट पढ़ोगे ना, खत्म नहीं हो पाएगा। बंगाल में कितना जूट इंडस्ट्रीज था, इंडस्ट्री को जिंदा रखने के बजाय इंडस्ट्री धीरे 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 खत्म हो गया। ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी दिमाग लगा के बिजनेस करता था, उनको मार पीट के कोलकाता से भगा दिया गया। और आज के डेट में इसलिए कोई भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कोलकाता में आना नहीं चाहता, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि यहाँ का मेंटेलिटी में, रग रग में अभी भी ना भूसा भर गया, एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट मेंटेलिटी। पता नहीं उससे क्या होगा, इंडस्ट्री चलेगा तब ना कुछ काम होगा, तब ना एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगा। तो थोड़ा बैलेंस तो करना है, ऐसे बोलने से थोड़ी चलेगा। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तरुण, आधा घंटा बैठना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो फिर बैठो। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट माने जैसे कि मानो कंट्री एक रीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे रीजन होता है? से फॉर एग्जांपल, कहाँ चला गया? हाँ, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। जैसे अगर मैं अपना कंट्री का ही बात कर लूँ, इंडिया, ठीक है, अपने कंट्री में सबसे पिछड़ा हुआ जोन कौन सा है? कौन बोलेगा पिछड़ा हुआ? मैंने इंडिया में जितना जोन है, ठीक है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, 4 जोन में अगर इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कौन बोलेगा सर इंडिया का सबसे पिछड़ा जोन कौन सा है? ईस्टर्न जोन। थैंक यू सर। ठीक है, जिसमें करेंटली जो सबसे लेस डेवलपमेंट जहां पर हुआ है, स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 47 के बाद अगर किसी एरिया में सबसे लेस डेवलपमेंट हुआ है, और किसी एरिया अगर सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है, मैंने डिस्टॉर्ट किया गया है, ठीक है, वो है ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, बाकी एरिया में कंपेरेटिवली अगर साउथ इंडिया का बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इनको मिला है। एक्चुअली इनको गवर्नमेंट नहीं दिया, ये इनके कल्चर में इनकलकेट था। ये चीज समझना पड़ेगा, ये अपने कल्चर को भूला नहीं। तुम आज भी देखना, इंग्लिश स्पीकिंग साउथ इंडियंस, टेक्नोलॉजी लविंग साउथ इंडियन आज भी अपना ट्रेडिशनल लुंगी पहन के ही अपने बड़े बड़े ऑकेशन को सेलिब्रेट करता है। इसका मतलब वो जानते हैं वो कौन है। इवन अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में भी जाते हैं, ऐसे शिव जी का तिलक लगा के ही जाते हैं, है ना, शर्माते नहीं है। बंगाली को बोलो, हम लोग बंगाली कल्चर में है ना सर, यहाँ पर हम लोग कहीं पर जाते हैं, इवन एग्जाम देने के टाइम पे भी पुराने लोग अभी भी बोलते हैं कि फोटा नहीं है जवाब बोले तो, किंतु हम लोग की बोले ना ना, लोग की बोलते, ऐसा बोलते कि नहीं? हाँ हाँ, माता है, बट बच्चा की करे मुझे है ना, चिढ़ाएगा। क्यों? स्वाभिमानी नहीं जन्मा, अपने कल्चर के प्रति स्वाभिमान नहीं है। क्या हम कौन है पता नहीं, साउथ इंडियंस में है, बच्चे बच्चे पे है। वही चीज मैं आपको बोल रहा था, अभी अंकुर भट्ट क्यों दिखा रहा था आप लोगों को, कि आप जानो आप कौन हो। दक्षिण भारत जानते हो वो कौन है। अगर दक्षिण भारत को हमारे इंडिया से अलग कर दो ना, तो वर्ल्ड के डेवलप नेशंस में आ जाएगा, इतना पोटेंशियल है उसमें। और आज जो भी इंडिया है, जैसे बोलते हैं ना, अपने पैरों में इंडिया खड़ा है, दक्षिण भारत इंडिया का पैर है, उत्तर भारत इंडिया का माथा है, दक्षिण भारत इंडिया का पैर है, और ये दोनों साइड हाथ है। ठीक है, तो अपने पैरों में खड़ा है ना इंडिया, वो दक्षिण भारत के कारण।
तुम एजुकेशनल सेक्टर देख लो, तुम हेल्थ देख लो, माने मेडिकल मैटर कुछ भी हो जाए कहाँ लेके जाना है भाई, वेलोर लेके जा, कोयम्बटूर लेके जा, है चेन्नई लेके जा। क्यों भाई, बाकी जगह में डॉक्टर नहीं है। कोलकाता में प्राइवेट हॉस्पिटल भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन इतना कॉस्टली हो जाता है, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाता। एक्चुअली हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट तुमको पता लगेगा जब तुम गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट देखोगे, प्राइवेट सेक्टर में तो कोई भी। हाँ, कॉम्पिटेटिव भी खर्चा कम है, लेकिन वही एपोलो कोलकाता में तुम्हारा पूरा गला काट देगा, जो शॉर्ट बाईपास में है, एपोलो ग्लेनियागल्स। हाँ, मैं तो ग्लेनियागल्स को पहले प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता था क्या लिखा है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब नाम सुन के, ठीक है, इधर एक चार्नोक कोलंबिया, नाम सुन के इंसान। हाँ? हाँ, ठीक है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखो। फिर भी इंडिया ईस्टर्न पार्ट के अंदर बंगाल थोड़ा सा बेहतर है बोल के इसको ना बहुत प्राउड है, क्योंकि वो बिहार से बेहतर है, झारखंड से बेहतर है, ठीक है, नॉर्मल हर सेक्टर में ही थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि ब्रिटिश का जो दिया हुआ चीज था उसी को तोड़ तोड़ के खा रहा है, ज्यादा कुछ और नहीं है। जो ब्रिटिश ने देके गया उसको तोड़ तोड़, होता है ना, घर में जमींदारी था, पापा जमींदार था, तुम और कुछ नहीं किए, जमींदारी तोड़ तोड़ के चल रहा है। कभी जमींदार थे, अब बंगाली का वो हालत है। यानी ये ना झांसा में है, इसलिए कभी कभी बोलता है बंगाली को, भाई जाओ ना थोड़ा बाहर निकलो ना, देख के आओ गुजरात, देख के आओ कर्नाटका, इवन देख के आओ गुड़गांव जाओ, ठीक है, वर्क कल्चर देख के आओ, आंखों के सामने चंडीगढ़ देख के आओ, बहुत जगह है। कुछ नहीं तो तुम बिहार में रांची देख के आओ, यानी जो कुछ नहीं था वो कहाँ चल रहा है, और जो इतना सारा चीज था वो किधर जा रहा है, ये समझना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था एक्चुअली, कि गवर्नमेंट ना, अभी रिसेंटली मोदी जी भाषण में बोल रहे हैं कि लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि इतना सालों में सबसे बैड डेवलपमेंट अगर किसी जगह में हुआ है तो वो ईस्टर्न साइड। बिहार को तो जानबूझ के बर्बाद किया गया है ब्रिटिश पीरियड से ही, और वो बर्बादी अभी भी चल रहा है। बिहार को ब्रिटिश नहीं बर्बाद किया, बिहार तो बिहार नहीं था ना बाबा, बिहार तो मगध था, है ना। बिहार को तो ब्रिटिश नहीं बर्बाद किया, सबको हाथ हाथ में कट्टा देके मुंगेर में फैक्ट्री बना के अल्टीमेटली बिहार को सोशल सिस्टम को पूरा बर्बाद कर दिया गया। और आज बिहार का ओवरऑल सोशल स्ट्रक्चर देखने से भी पता लगता है। हम लोग बात बात में कभी कभी बोलते हैं बिहार से तो अब बंगाल अच्छा है, अरे भाई अपने बीच में क्या लड़ाई कर रहे हो। अगर इंडिया का एक हिस्सा भी खराब है मैंने पूरा भारत खराब है। जैसे तुम्हारे हाथ में अगर एक उंगली का सिचुएशन अच्छा नहीं है तो तुमको पेन होता है ना, तो अगर बिहार का सिचुएशन अच्छा नहीं है तो तुमको पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फालतू का रंगबाजी का राजनीति, क्या बोलते हैं, देखो बिहार से तो हम अच्छे हैं, तो क्या फायदा बिहार से अच्छे होके। यू होप यू अंडरस्टैंड। अपने, ये तो अपने ही अंदर कोसागोसी हो गया कि भाई हम अपने बीच में ही हम लोग ये कर रहे हैं, कंपैरिजन कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी हिस्सा खराब है तो हमें उसमें कुछ करना चाहिए, वो एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ममता दीदी को देखना, कुछ भी होता है यहाँ पर बंगाल में, बिहार में इससे ज्यादा होता है, क्या मतलब है, बोलते हैं ना, अरे मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है, वो बोलेगा कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, अरे भाई तुम्हारे यहाँ पर प्रॉब्लम है तुम उस पर फोकस करो, दूसरे का कंपैरिजन करना बंद करो। समझ में आ रहा है। ये कोई भी सीएम आज तक नहीं पॉजिटिव साइड, तुम नेगेटिव साइड देख रहे हो कि पॉजिटिव सेंस में देखो हम दूसरे से मुकाबले में कम और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली था, करेक्ट, आई थिंक यूपी योगी सरकार के हाथ में। ऑब्वियसली, ठीक है, वो ये नहीं बोलते कि कर्नाटका कहाँ है, वो नहीं बोलता, वो ये नहीं बोलता हैदराबाद क्या कर दिया, नहीं बोलता। हैदराबाद एयरपोर्ट अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया उसको। रिसेंटली केविन पीटरसन, क्रिकेटर को तो जानते होंगे आप लोग, कमेंट्री कर रहे हैं अभी, ठीक है, इंटरनेशनल है, बट वो इंटरनेशनल में रैंकिंग होता है ना, उसमें कोलकाता कहीं नहीं आता। दिल्ली, बैंगलोर, अभी हैदराबाद भी जोड़ रहा है उसमें, और मुंबई, मुंबई 4, ठीक है। देखो भाई जहां बिजनेस का फ्लो होगा वहां डेवलपमेंट मिलेगा, फॉरेनर आएगा, होटल चलेगा, सिंपल बात है। जहां बिजनेस का फ्लो नहीं होगा सिर्फ राजनीति में मारामारी होगा, वहां पर इंडस्ट्री भी नहीं आएगा, होटल भी नहीं चलेगा। ओवरऑल जो एक होटल चलने से तो होटल नहीं चलता, होटल के ऊपर बेस करके
कैब चलता है, ड्राइवर का रोजी रोटी चलता है, छोटा छोटा दुकानदार का चलता है, छोटा मोटा टूरिस्ट चलता है, क्या क्या नहीं चलता। ये जो इतना बड़ा न्यू टाउन बना के रखा है, जिस तरह का जितना अमाउंट का खर्चा न्यू टाउन में हुआ है उसके हिसाब से रिटर्न नहीं है न्यू टाउन से। इसके लिए अभी ऐसे पोटेंशियल है, पर उसके लिए वेस्ट बंगाल के सिचुएशंस में थोड़ा सा पॉलिटिकल चेंजेस चाहिए। अगर वो चेंजेस मिले तो शायद ये न्यू टाउन और बहुत डेवलप करेगा। पड़ा हुआ है, बड़ा बड़ा ऑफिस ना फाका पड़ा हुआ है, खरीदार नहीं है, अब बिलीव नहीं करोगे। अच्छा देखो, तो फुल एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या आ जा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट, माने आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कोई भी बेकार ना हो। सर ये वास्तव में पॉसिबल है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। रीजनल डेवलपमेंट, जो आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा था, गवर्नमेंट बजट इज वन अमंग द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। The important tools in the budgetary policy could be broadly classified into public revenue including taxation। जो आपको मैं बार बार गवर्नमेंट का बजट ओपन करके दिखाता रहता हूँ। कहाँ चला गया सर पूरा इकोनॉमिक शायद पॉसिबल है। हाँ, हाँ। आप जो बोले अभी एजुकेशन और हेल्थ, मतलब एटलीस्ट एजुकेशन को इक्वल कर दे, तो अगर कुछ पढ़ लिख ले तो भी कुछ पढ़ के सकते हैं, कोई पढ़ा सकता है, ऐसा है, पैसा आएगा, कोई फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा, पॉसिबल ऑब्वियसली है, ठीक ठीक है, क्योंकि जब देश इतना बड़ा हो तो इट्स इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे कि बजट एट ए ग्लांस पे हम लोग का रेवेन्यू का सोर्स कहाँ से आता है, तो देश को इसमें सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। ये जो रूपी कम्स फ्रॉम एंड रूपी गोज टू, जो आपको मैं बार बार दिखाता रहता हूँ सर। तो बोरोइंग मतलब क्या, जो बाहर के देश से लोन, बोरोइंग माने जो पैसा लोन लेना पड़ता है, लाइक वर्ल्ड बैंक से, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। जो पाकिस्तान जो बार बार कटोरा लेके जा रहा है, किसके पास जा रहा है, IMF के पास जाता है, ठीक है। IMF उसको लोन देता है, उसको तो मैंने इतना बार उसको मैंने लोन पे लोन, कर्जा पे कर्जा है उसका, और उसको बड़ा भाई बना है अभी चाइना, ठीक है ठीक है, बाद बाद में उसको हेल्प कर रहा है। तो पाकिस्तान को अभी वो मुद्दा है, पाकिस्तान का भी हालत क्या बोलो सर, वो दूसरों के हेल्प से चल रहा है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा पाकिस्तान का हालत अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान जिस तरह का सिस्टम लेके चल रहा है, इस सिस्टम से लॉन्ग टर्म में बहुत जोर का फंसेगा। ऑलरेडी फंसना चालू हो गया है, ठीक है, और आगे जितना जाएगा और फंसेगा। ऐसे इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि इंडिया का जो रूपी कम्स फ्रॉम होता है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, टैक्सेशन से आता है। कॉर्पोरेट टैक्स 17%, इनकम टैक्स 19%, कस्टम से 4%, GST से 18%, ठीक है। यही यही देश का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जहां से 60 to 65% पैसा गवर्नमेंट यहाँ से कमाता है। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमको क्या बताता है, ये जो पॉलिसी है इसको डेवलप करना है। जैसे रिसेंटली आप लोगों को मैं बोला था लास्ट क्लास में कि 2 लाख करोड़, हाँ, 2.205 करोड़, ठीक है, इंडिया का GST कलेक्शन हुआ है अप्रैल का, और ये ऑल टाइम हाईएस्ट है अभी तक का। सबसे हाईएस्ट मिला है छत्तीसगढ़ को, सॉरी महाराष्ट्र को, 36,000, ठीक है, सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ है। तो 2 लाख करोड़ एक अप्रैल मंथ का डेवलपमेंट है, ये और भी चलेगा। 2 लाख करोड़ कुछ भी नहीं है। अब अप्रैल मई जून जितना, और 2024-25 हम लोग और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ GST से गवर्नमेंट को मिला। इनकम टैक्स नहीं, एक्साइज ड्यूटी नहीं, कस्टम्स नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं, ओनली थ्रू GST। ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कर रहा है। पहले तो सर वैट सिस्टम जब था, वैट सिस्टम में तो सर इतना अनऑर्गेनाइज सिस्टम था, वैट था और CST था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था और सर्विस टैक्स हुआ करता था। लेकिन इस सिस्टम का ना बहुत अनऑर्गेनाइज हालत था, माने कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था। बहुत सारे लोग तो बिना टैक्स का ही बिजनेस करता था, टैक्स चोरी बहुत था। माने आपके पास बिजनेस तो है पर गवर्नमेंट के घर में टैक्स नहीं पहुंचता था। तो GST को लाने के बाद भले ही थोड़ा प्रोडक्ट का प्राइस ओवरऑल एक इंक्रीज हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा जाना चालू है, जो पहले नहीं होता था। ऑब्वियसली सर, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है और GST इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना सर, ये सब फिस्कल पॉलिसी है। ये सरकार को कहाँ से कितना मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, सरकार को बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज कितना है सरकार का, 20
8%, ठीक है। माने सरकार अगर 100 रुपीज इनकम करता है तो 28% लोन करता है। और ये लोन का अल्टीमेटली, रिपे कर हाँ, उसको रिपे करने के लिए तो अल्टीमेटली उसका प्रेशर किसके ऊपर आता है? हमारे ऊपर आता है ना। आपके रास्ते में सड़क बन सकता था बेटर क्वालिटी का, आपके घर के आसपास में अच्छा हॉस्पिटल बन सकता था, स्कूल बन सकता था। बोरोइंग तो बोरोइंग माने लोन, काम स्कूल हो रहा है, फिर हाँ? तो गोज आउट गोज आउट माने ये 28% तुम बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट को जस्ट परसेंटेज में समझो। 100 में 28 तुमको लोन मिल रहा है, और फिर जब तुम रीपे कर रहे हो रुपी गोज टू, उसमें तुम अलग अलग एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो 20 रुपीज। मैंने पहले तो तुमने पैसा कमाया, उसके बाद तुमने पैसा को इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो जब तुम इन्वेस्ट किया उसके बाद तुमको इंटरेस्ट पेमेंट में भी खर्चा करना पड़ता है। तो उसमें वो जो 28 कमाया था उसी के से जो तुमने इनकम किया तो 20 रुपीज तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे सपोज तुमने बैंक से 1,00,000 लोन लिया और बैंक बोला 10% इंटरेस्ट है, तो 10,000 तुमको इंटरेस्ट एवरी ईयर देना पड़ेगा ना। और 1,00,000 भी बाद में देना पड़ेगा, पर ठीक है अभी नहीं देना है, पर बाद में तो देना है। तो ये जो 20 है ना, ये गवर्नमेंट का एवरी ईयर का एक खर्चा है। 100% में से 20% इंटरेस्ट के नाम पे। उसके बाद जो बचेगा वो 80% गवर्नमेंट अपने अपने अलग अलग स्कीम में खर्चा करता है। जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट का अदर एक्सपेंडिचर में 9%, यहाँ पर क्या बोला, डिफेंस एंड सब्सिडी को छोड़ के बाकी सेक्टर सेंट्रल स्कीम में 16%, स्टेट को देना पड़ता है 20%, ठीक है, डिफेंस में देना पड़ता है 8%। ये सब मैं पहले भी बोला था, फिर से क्यों बोल रहे हो सर? सर आदत है मेरा, बुरा आदत, एक ही बात बोल बोल के कान पका देता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर देखो सर, एक्चुअली यहाँ पर पॉइंट था तभी मैं बोल रहा हूँ। तुम लोगों को समझ में आ रहा है या चुपचाप बस सुन रहे हैं? बोलो सर। यस सर। ओके, हाँ तो समझ रहे हैं। ठीक है। कहाँ चला गया? क्या बोलता है? देखो, गवर्नमेंट बजट इज वन ऑफ द अमंग द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट बजट जिसके थ्रू से गवर्नमेंट को बेसिकली क्या होता है, ये तो बजट ही दिखा रहा है ना मैं आपको, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है। बजट तो इसको बोलते हैं। The important tools in the budgetary policy could be broadly classified into public revenue, including taxation, public expense, public debt। डेब्ट जो आपको बता रहा था अभी, ये जो 20 रुपीज खर्चा वो तो डेब्ट ही है ना। डेब्ट माने क्या? डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट माने लोन, डेब्ट माने लोन, ऑब्वियसली लायबिलिटी। थैंक यू सर। एंड फाइनली डेफिसिट फाइनेंसिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन पब्लिक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। सर इंडिया एक डेफिसिट इकोनॉमी है, आपको मैं बहुत बार दिखाया। डेफिसिट होता है और उसका उल्टा क्या होता है? सरप्लस होता है। तो डेफिसिट और सरप्लस में क्या फर्क है? कि इंडिया कमाता कम है और खर्चा ज्यादा करता है। हाँ, क्या होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोलो। जब ऐसा तो बहुत शॉर्टेज होता है, हम लोग पैंडेमिक क्राइसिस होता है, तब आरबीआई फ्रेश नोट इशू करता है। क्या इशू करता है? फ्रेश नोट इशू करता है। फ्रेश नोट इशू करता है। और क्या कर सकता है? अच्छा, फ्रेश नोट इशू करना अच्छा है? उस सिचुएशन में नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रेश नोट इशू करके अगर मानो कि मार्केट में क्राइसिस है, जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा मार्केट में नहीं है, तो आरबीआई फ्रेश नोट इशू कर दिया, तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? उनका काम बढ़ जाएगा। सर्टेन लेवल में हेल्प तो होगा, लेकिन अल्टीमेटली तुम जो फ्रेश नोट इशू कर रहे हो, क्या फ्रेश नोट इशू करने के लिए तुम्हारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट है क्या? गोल्ड रिजर्व हो सकता है, फॉरेक्स रिजर्व हो सकता है। मैंने तुमको मार्केट में नोट इशू करने के लिए उतना इनकम भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। मार्केट में जो सर्कुलेट होता है ना, वो देश के इनकम के हिसाब से होना चाहिए। देश अगर उतना कमाता नहीं है, अगर उससे ज्यादा नोट मार्केट में चलेगा ना, तो मार्केट में मनी का कोई डिमांड नहीं रहेगा। क्यों? ऐसे तो देखो, नोट तो एक कागज का टुकड़ा है। तो डिमांड जितना है पैसे को उससे कम छापना। नहीं, कम छापना ऐसा नहीं है, ऑप्टिमम जितना जरूरी है उतना। ऐसे तो देखा जाए तो पैसा तो, ये मनी का चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना सर, क्या बोलते हैं? फिएट मनी, है ना, फिएट मनी। हाँ, फिएट मनी। फिएट मनी क्या होता है? ये जो हम लोग पैसा का जो टुकड़ा है जो जिस सबके पॉकेट में, जिसका गर्मी दिखाते हैं लोग, पॉकेट में हो तो गर्म नहीं तो ठंडा। तो ये जो गर्मी वाला जो टॉपिक है पैसा का, ये पैसा तो है तो एक कागज का टुकड़ा, ऐसे उसके अंदर थोड़ा कॉटन भी मिक्स किया जाता है बनाने के टाइम पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट लोग बोलते क्या है? कागज का टुकड़ा।
ना क्वेश्चन ये है कि कागज का टुकड़ा का वैल्यू, ऐसे भी गवर्नमेंट चाहे तो कागज का टुकड़ा बना के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे बैंक के थ्रू से, तो कि सब कोई करोड़पति बन जाएगा, क्या दिक्कत है? हर कोई अंबानी, नोट छाप के सब करोड़पति बन जाए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर सारा नोट छाप के ऐसा करके किया जाए ना, पहला बात तो है कि मार्केट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा, एक तो डिमांड सप्लाई गैप होगा। मनी का वैल्यू इसीलिए क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप हो जाएगा। मार्केट में जितना चीज नहीं है उससे ज्यादा पैसा है, हर कोई बोलेगा ये मेरा है वो मेरा है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट किसी को नहीं मिलेगा, मार्केट चलेगा, और पैसा का गड्डी पड़ा भी रहेगा, कोई पैसा उठाएगा भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये पैसा का इज्जत क्यों है जानते हो? क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट्स के बेसिस में वो पैसा बनाया गया। सपोज ये सोना है या फॉरेक्स रिजर्व है, इसके बेसिस में मैंने पैसा छापा, जितना कंट्री का नीड है उसके ऊपर बेस करके, अब वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट है। अब बोल रहे कि भाई तुम अपने अपने हैसियत के हिसाब से कमा के दिखाओ। ये एक साइंटिफिक वे टू कंट्रोल द इकोनॉमी होता है। लेकिन अगर सरकार जैसे फ्री में पैसा देते हैं ना, उस तरह से कुछ नहीं होता, पैसा कमाना पड़ता है, पैसा ऐसे फ्री में बांटा नहीं जाता। समझ में आ रहा है सर? नहीं तो और भी बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे मानो तुम काम करना बंद कर दोगे, जैसे नॉर्मली जैसे लोगों के पास थोड़ा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे भी थोड़ा सा पैसा आ जाता है और वो काम नहीं करता, क्या होगा? मेरे पास तो है, ड्रीम 11 में 50 लाख जीत गया, काम छोड़ दिया। जो पहला केबीसी में 1 करोड़ जीता था ना, बिहार का एक था, क्या नाम मैं भूल गया, ठीक है, पहला केबीसी जीता था, ठीक है, उसके बाद सब लुट गया उसका। ज्यादा पैसा होने से, समझ में आ रहा है ना सर, दिखावा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा दिखावा चलता है, और ऐसे दिखावा चलता है कि अल्टीमेटली भूल जाते हैं कि वो कौन है, उसको क्या करना चाहिए। हम रिक्शा वाला है, अगर करोड़ों भी कमा लेते हैं ना, रिक्शा चलाना छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं समझे? एक गेस्टपुर में एक रिक्शा वाले से मिला था मैं एक बार, ठीक है, उस रिक्शा वाले का दो दो मैंने ऐसे फ्लैट है उसने बनाया, अपने बेटी की शादी में 50 लाख करके खर्चा किया, ठीक है, सीरियसली मेरे को एक दिन दिखाया, बोले इसको, इससे मिल, अपने 2 बेटी की शादी में 50-50 लाख करके खर्चा किया, लेकिन रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा। ये तुम जानते नहीं, इधर एक जन बैठे रहता है, ठीक है, चलता फिरता बैंक, किसी को भी पैसे का जरूरत होता है ना, अभी 5,000 10,000 अभी निकाल के देगा। तुम शाम के टाइम पे यहाँ पर जहाँ पर हेयर एक्सप्रेस है ना, जावेद हबीब का सैलून है, उसके सामने एक लेडी बैठा रहता है, सब कोई उसके पास जाके ना पैसा मांगता है। मैं सोचता हूँ कौन है लेडी, बाद में पता चला मार्केट में जितना रिक्शा वाला है, जितना छोटा छोटा दुकानदार है ना, उसका बैंक है वो पूरा। तुम सोच भी नहीं सकते कितना कमाता है वो। 500 टका, 5,000 पे 500, 10%, नो टैक्स, कोई जानता ही नहीं है, पूरा प्योर कैश है। 5,000 टका देगा, एक महीने में 500 एक्स्ट्रा। और तुम बोलोगे सर मार्केट चला जाएगा, तो कम्युनिटी है पूरा। एक रिक्शा वाला नहीं किया तो तो आपको पता भी चलेगा, उसका घर बार उठ जाएगा, क्योंकि एक के कारण बाकियों को लोन मिलना बंद हो जाएगा। पूरा कोऑपरेटिव कॉन्सेप्ट में चलता है। हम लोग को लगता है हम लोग पढ़ा लिखा लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके पास एट ए टाइम 20-25 लाख एट ए टाइम होता है। बिलीव करो, तुम इंस्टेंट जाओ, उनके बैग में हमेशा 1 लाख टका है, हाँ लेके घूमता है, तभी तो लोगों को 10-10 बांटता है। 10 आदमी आएगा, 10,000 देगा, हो गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं देखे ऑब्जर्व किया, मैं इस एरिया में 8 साल हूँ और मैं देखता हूँ उनको रोज, भाई मानना पड़ेगा। लेकिन इसको बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, वो बहुत लंबा खेल है। जो भी हो, ये देखो, देख रहे सर, बजट बजट एस्टिमेट कितना, एक्चुअल कितना, जो सोचता है गवर्नमेंट, देखो कितना रेवेन्यू कमाता है, टैक्स रेवेन्यू के अंदर ये देखो, नीचे देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सब आप लोग मैं पढ़ने बोलता हूँ, ये सरकारी डेटा है, आप लोग को ये किताब का डेटा नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट का ओवरऑल एक सिचुएशन निकलता है कि गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा है कि कम है। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा याद है आप लोग? हाँ, कि गवर्नमेंट कितना बिलियन कमाता है, एक्सपोर्ट करता है, कितना बिलियन इंपोर्ट करता है। तो अभी भी इंडियन इकोनॉमी अप्रोक्स 100 बिलियन के आसपास
इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने से क्या होता है सर, अल्टीमेटली घर का पैसा बाहर जाता है ना। जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो घर का पैसा बाहर जाता है। तो इंडियन इकोनॉमी स्टिल 100 बिलियन अप्रॉक्स क्या है सर, शॉर्टेज है। तो जितना पैसा शॉर्टेज होगा, डेफिसिट, जितना पैसा शॉर्टेज होगा उसको लोन से भरपाई करना पड़ता है, और वो लोन का अल्टीमेट बर्डन पब्लिक पे ही आता है। टैक्स बढ़ाएगा, ठीक है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। टैक्स से इतना बड़ा हमने कैसे रिपेयर कर। टैक्स ही तो गवर्नमेंट का मेन सोर्स टैक्स ही है, अलग अलग टाइप का टैक्स, यही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का। वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 65% सिर्फ टैक्स से कमाता है, बाकी तो 28% तो आपको देखा आपको। और बाकी जो थोड़ा बहुत है सरकारी कुछ कंपनी से वहां से कमाता है, कुछ गवर्नमेंट का खुद का इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंट्रीज में, वहां से कमाता है, जिसको नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। बट मेनली कहाँ से कमाता है, टैक्स से कमाता है। ये जो चैप्टर है द फिस्कल पॉलिसी, ये फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली आपको इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करता है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को इसी चीज को फोकस करना चाहिए कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट कहाँ से कमाता है। ठीक है, क्या बोलता है, फिस्कल पॉलिसी इज डेलिबरेट पॉलिसी। क्या है सर, डेलिबरेट, माने आप स्कीप नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा। डेलिबरेट माने जो बाध्यतामूलक है ना। द गवर्नमेंट अंडर विच इट यूजेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस बोथ द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। माने मार्केट में कितना डिमांड है, मार्केट में कितना सप्लाई है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन में कहाँ हम लोग लैग कर रहे हैं, ये सब चीज देखना चाहिए। इसके लिए अलग अलग सब बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं, जो यूपीएससी क्रैक करके जाता है, जो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो काफी दिनों से बड़े बड़े फार्म में काम किया है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज भी हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, सजेशन देते हैं। गवर्नमेंट के एक पैनल होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल। नॉर्मली तो यूपीएससी क्रैक वाले आईएएस आईपीएस ऑफिसर, जो आईआरएस वाले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज गवर्नमेंट के एक पैनल होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो मैंने बहुत कुछ काम करके रखा है, जो किसी कंपनी को चला के रखा। सपोज एसबीआई का चेयरमैन था, ठीक है, सपोज आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव था, ठीक है, इन्फोसिस में बड़ा पोस्ट होल्ड करता था, बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पहले किसी स्टेट के लिए काम करता था, ठीक है, ऐसे ऐसे लोग वहां पर रहता है। An economy which is producing at a full employment level does not require government action in form of fiscal policy. अगर कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉलो करता है तो फिजिकल पॉलिसी का प्रॉपर कोई एक्शन लेने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इंटरेस्टिंगली ऐसा होना बहुत मुश्किल है सर, ठीक है। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मैंने जो पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट होते थे, held that the belief that the government should not intervene in the economy because the market mechanism makes the economy self-adjusting and keeps the economy at or near natural level of real GDP at all times. पुराने लोग ऐसे सोचते थे, क्लासिकल लोग, लाइक एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मर्सल, इस तरह का जो पुराने इकोनॉमिस्ट होते थे, इनको लगता था कि इकोनॉमी को अपनी हालत में छोड़ लो, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जैसे रिसेंटली इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है ना सर, है ना, इंडिया में रेलवेज में काफी डेवलपमेंट हुआ। तो रिसेंटली कांग्रेस का जो पुराना एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, नाम है सर पी चिदम्बरम, ठीक है। तो पी चिदम्बरम ने ऐसे, उनको तो देखो विरोधिता करना है, करेगा, उससे अलग बात है, बट उन्होंने, उनका मानना है कि ये जो जीडीपी का जो ग्रोथ हुआ है इसमें कोई मोदी मैजिक नहीं है, क्योंकि बीजेपी बोलता है कि ये मोदी मैजिक के कारण हो रहा है, क्योंकि सबको अपना अपना ढोल तो पिटाना है ना। तो बीजेपी बोल रहा है मोदी मैजिक, और ये लोग कांग्रेस का फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर बीजेपी ना भी होता, कोई और पार्टी भी होता, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ हुआ है वो होता। तो फिर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है। क्लासिकल मैंने बीजेपी बेसिकली कांग्रेस वाले का जो कॉन्सेप्ट है, नहीं तुम मेरा पॉलिटिक्स सुन रहे हो, तुम मेरा बात नहीं समझ रहे हो, मैं पॉलिटिक्स का बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का सोच है वो क्या बोल रहा है कि इकोनॉमी को अपने हालत में छोड़ दो, वो एडजस्ट कर लेगा। तो चिदम्बरम का मानना भी वही था, वो पॉलिटिक्स कर रहा है लेकिन बोल क्या रहा है, वो बोल रहे कि इकोनॉमी को अगर अपनी हालत में छोड़ भी देता, अगर मोदी का मैजिक ना भी चलता, तो भी इकोनॉमी जहां तक पहुंचा है इतना तक पहुंच जाता। ये पुराने लोग सोचता है, लेकिन नया लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं, इकोनॉमी को ऐसे नॉर्मल छोड़ने से नहीं होगा, इसमें बूस्टर डोज देना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात को लेकर लड़ाई है, पुराना नया लड़ाई, ठीक है। अगर पी चिदम्बरम इसको इकोनॉमिक
वो बहुत बड़े लोग हैं सर, वो भी बहुत दिमाग वाले लोग हैं, लेकिन अगर वो ये अपने सोच के हिसाब से बोल रहे हैं तो उनका एक कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का लड़ाई हो जाएगा, समझ रहे हैं सर। Since the economy always tends to have stable price and operates at full employment, where the resources are utilized at their full capacity and there will be no unemployment. सब ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग एक चीज, इसको क्यों बोला है सर, क्या गवर्नमेंट सबका नौकरी देता है? क्या गवर्नमेंट सबको नौकरी देता है सर? नहीं। लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी भूखा मरता है? बात सुनो मेरा, गवर्नमेंट सबको नौकरी नहीं देता। कितना लोग गवर्नमेंट का नौकरी करता है स्टेट सेंट्रल मिला के? 140 करोड़ का जनसंख्या है, इसमें अगर 60% लोग यूथ है, ठीक है, 60% यूथ माने जो काम करने सक्षम है, जिसका एज 25 से लेके 60 के बीच में है, ठीक है, ऐसा लोगों का संख्या कितना होगा 140 करोड़ में? चलो आधा ही कर लो, 70 करोड़, चलो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 70 करोड़ लोग काम माने काम करने लायक है। तो गवर्नमेंट में कितना लोग काम करता है? 5 करोड़ लोग काम करता है गवर्नमेंट पोस्ट में? इतना नहीं करता सर, इतना नहीं करता, 5 करोड़ लोग भी काम नहीं करता, हाँ, लेस देन 10%। मैंने 70 करोड़ में हार्डली 7 करोड़ लोग भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता। तो बाकी लोगों को कौन खिला रहा है भाई? मोदी, ममता, नीतीश, कौन? इकोनॉमी खिलाता है। इसका मतलब यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी का, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब मुद्दा नहीं है, इसमें मुद्दा है कि सबको अर्निंग का सोर्स मिलता है कि नहीं है। गरीबी इज देयर ऑब्वियसली, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर इकोनॉमी में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता है, चाहे छोटा सा दुकान ही खोल के क्यों ना बैठ जाए, ममता दीदी के भाषा में बोलो तो चौपेर दुकान, ठीक है, ममता दीदी बोला है ना, कुछ नहीं मिल रहा है तो चाय और चौप का दुकान खोल के बैठ जाओ, बंगाल का फेमस, ठीक है, यहाँ पे जो हाँ? यहाँ पे जो जहाँ पे जो चलता है। तो क्या सोच रहा है, सीए छोड़ देगा, नहीं चाय और चौप का दुकान खोलेगा? सीएम बोला है भाई। चलो जोक से पार्ट, ठीक है, द गवर्नमेंट शुड हैव बैलेंस बजट एंड एनी डेलिबरेट फिस्कल पॉलिसीज आर अननेसेसरी। ये पुराना सोच है, ठीक है। The significance of fiscal policy as a strategy of achieving certain socio-economic objective was not recognized or widely acknowledged before 1930 due to the faith in the limited role of government advocated their prevailing laissez-faire approach. ये अप्रोच पहले चलता था 1930 से पहले क्या था? 1930 से पहले का जितना भी इकोनॉमिस्ट है सबको क्लासिकल बोला जाता है। 1930 के बाद क्या हुआ सर? 1930 एक ऐसा एरा है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होगा, ऐसा एक सिनेरियो बन रहा। उसके बीच में इकोनॉमी पूरा एकदम बहुत खराब हालत है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 18 तक चला, फिर उसके बाद 10 साल थोड़ा सा इकोनॉमी रिकवरी किया, जैसे ही रिकवरी किया फिर से चालू हो गया। क्या फिर से चालू हो रहा है? फिर से वेस्ट वर्सेस ईस्ट, यूरोपियन वर्सेस साउथ एशियन से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे हालत में एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट जिसका नाम है जॉन मेनर्ड केन्स, क्या नाम है? जॉन मेनर्ड केन्स। इनको केन्स भी बोला जाता है और इनका इकोनॉमिक्स को केन्शियन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने इकोनॉमी को सुधारने के लिए तो कुछ फेमस थ्योरी बोला, जिसको यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज ने अप्लाई करके इकोनॉमी को ठीक किया। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स तो वहां पर बेकार हो गया। फिर क्लासिकल का मानना था कि इकोनॉमिस्ट का कोई रोल नहीं है, नॉट नेसेसरी। इकोनॉमिस्ट बनने के लिए आपको इकोनॉमी के ऊपर स्टडी होना चाहिए। आप जिस फील्ड में हो, इस फील्ड से भी आप इकोनॉमिक वेलफेयर का काम कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स अगर एज ए सब्जेक्ट रहेगा तभी ना तुम इतना ज्यादा स्टडी कर पाओगे। बट बाकी आप जिस फील्ड में हो, इस फील्ड से भी आप आराम से इकोनॉमिक पॉलिसी में पार्ट ले सकते हो, क्योंकि आपके पास भी तो है इतना सारा टॉपिक, है ना। तो यहाँ पर द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, एक जो किताब लिखा था, क्या किताब का नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, माने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये किताब मार्केट में अवेलेबल होता है, पहले नॉर्मल समझ लो फिर किताब खरीद लेना। लेकिन कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा। इंटरेस्ट रेट, माने आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट है, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, एंड मनी का किस तरह से मार्केट में सर्कुलेट होगा, इसके बारे में उन्होंने इस किताब में। तो इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गया कि अगर कंट्री को प्रॉपरली
रन करना है और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जिंदा करना है तो कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी का जरूरत, ठीक है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का सोच जो 1700-1800 में बोलता था, उनको लगता था नहीं नहीं इकोनॉमी सब अपने आप ठीक कर लेता है। हाँ सर, अपने आप तो ठीक होता है। जैसे आपको पता है हमारे शरीर में कुछ भी, जैसे हम लोग को फीवर होता है, नॉर्मली हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, है ना। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो और अगर आपको एक नॉर्मल फीवर हुआ है, नॉर्मल ऐसे जो चेंजिंग फीवर होता है ना, कोई वायरस नहीं, नॉट अ वेरी हार्मफुल वायरस, जो नॉर्मल एक चेंजिंग होता है, आपको क्या लगता है आपका फीवर ठीक होगा कि नहीं? हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप दवाई लोगे तो थोड़ा जल्दी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमी का भी सेम है, इकोनॉमी भी एक बॉडी की तरह है। इसको भी तुम नॉर्मल छोड़ दो तो ये अपने आप में एक एडजस्टमेंट करेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा फास्ट मूविंग कुछ करना है तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स का जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। जैसे कोरोना में इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद फिर से इकोनॉमी अपवर्ड ट्रेंड लिया है, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं इसमें मोदी जी ने या बीजेपी ने अच्छा स्टेप्स लिया तो हुआ, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं ये तो होना ही था, ठीक है। वाद विवाद चलेगा सर, वाद विवाद चलेगा, लेकिन दोनों काम करता है। यानी एक होता है कि नॉर्मल तरीके से भी बहुत कुछ ठीक होता है और बहुत सारा चीज पॉलिसी लेके भी ठीक करना। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी सिंपल बात है, अचीवमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सबको नौकरी मिले, सबको काम मिले, सबको बिजनेस मिले। लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल सकता, इसलिए अगर आप लोग 10 लोग पढ़ाई कर रहे हो, 10 में से 5 लोग बिजनेस करो, 5 लोग जॉब करो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट सबको ही जॉब के पीछे मत भागो, ठीक है। अगर कंट्री में हर कोई जॉब के पीछे भागेगा तो ये कंट्री कभी फुलफिल नहीं कर सकता, किसी भी कंट्री में संभव नहीं, ठीक है। एटलीस्ट इंडिया का जो हालत है, 10 में से एक बच्चे को तो एटलीस्ट बिजनेस करना ही चाहिए, क्या रे सर, हाँ या ना। 10 में से एक बच्चा बिजनेस करेगा, उस एक बिजनेसमैन के पास 4 बच्चा काम करेगा, है ना, तो जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा। लेकिन सबको सबको चाहिए नौकरी। हाँ माइंडसेट है वैसे नहीं नहीं, नॉट जस्ट इन बंगाली, बिहार में जाओ और ज्यादा, बंगाल में तो है ही, बिहार में यूपी में सिर्फ सरकारी नौकरी का तैयारी करो, यही चलता है। करो। हाँ, इसका मेन रीजन है कि अभी क्या है ना, इंसान का नॉर्मल मेंटेलिटी क्या हो गया, थोड़ा सा सिक्योर्ड मेंटेलिटी हो गया। इनको रिस्क लेके कुछ करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तो हम लोग अभी भी मिडिल इनकम, हम लोग का एचडीआई डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ सर? आप लोग अभी मैं कुछ देर पहले दिखाया ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया बहुत अच्छा हालत में है क्या? कहाँ चला गया? अभी निकला था ना डेटा, तो कहाँ चला गया? ठीक है छोड़ो, आप लोगों को देखा ना। बैक कीजिए ना तब सर, पिछला वाला साइड एक बार बैक कीजिए। तो चाहिए वाला, हाँ ये देखो, इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्यों इतना पीछे है? यही जो हम लोग का चमचा मेंटेलिटी है, हम सबको जॉब चाहिए। पर्सनली मत लो सर बात को, मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ। कोई बोलेगा नहीं हमको नौकरी करने, आपको क्या, ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया ये एचडीआई में इतना पीछे क्यों रह गया? चाइना क्यों हमसे आगे निकल रहा है? जहां पर हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद 1950 के टाइम पे चाइना भी जहां था, हम भी वहीं पर थे। लेकिन हम लोग आज भी गरीबी के साथ अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, बट चाइना गरीबी को तोड़ के आगे निकल गया। तो ऐसा क्या बात है? क्योंकि वो लोग जॉब के पीछे नहीं भागा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के पीछे भागा। जॉब देने के बारे में सोचा, जॉब लेने के बारे में नहीं। तो बोलते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो चाइना क्या गया, टेंशन दिया, लिया नहीं। इतना टेंशन दिया कि अमेरिका टेंशन में पड़ गया। हाँ सीरियसली मानना पड़ेगा, इतना टेंशन दिया कि अमेरिका डर में आ गया। बहुत डरता है चाइना से, समझ रहे सर? हाँ, तो वैसा मेंटेलिटी कब होगा हमारा? फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाएगा, बट मेंटेलिटी कौन चेंज करे? सर आप कर लो। मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, दाम में एक हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में, इंडियन मार्केट में इधर उधर का दाम नहीं होना चाहिए, कोई भी एक स्टेबल दाम, रिजनेबल प्राइस हर चीज का। आईफोन से लेके बेसिक वेजिटेबल्स, डेली फूड्स, मेडिसिन, एवरीथिंग एक स्टेबल प्राइस होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड, यानी पैसा सबको, एक सबको इक्वली कमाने का मौका। अंबानी अदानी बने, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट जो आम आदमी है ना, देखो उसी में, जैसे हमारे देश में अंबानी अदानी है,
डेमोक्रेटिक कंट्री है। चाइना एक सोशलिज्म कंट्री है, वहां पर भी जैक मा जैसे बिजनेसमैन है, अलीबाबा जैसे बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है। तो स्पेशल पावर वाले लोग स्पेशल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल गवर्नमेंट को, एक मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि सबके लिए इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बनाओ और सबके लिए इक्वल क्वालिटी ऑफ हेल्थ दे दो, उसके बाद इंडिया को छोड़ दो। जैसे क्रिकेट में जिस तरह का हुआ है, जो डेवलपमेंट इंडियन क्रिकेट ने करके दिखाया, ये चीज बाकी हर फील्ड में चाहिए। नहीं समझा बात? पहले सिर्फ दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे जैसे जगह से ही क्रिकेटर निकलता था। अभी रांची, पटना, इवन इवन ऐसा ऐसा छोटा छोटा शहर से क्रिकेटर निकल रहा है कि जिसका लोग नाम भी नहीं जानता। मोहम्मद शामी तो ऐसा गांव का है जिसका गांव गांव तो इंडियन मैप में भी नहीं दिखता, और ऊपर से सिर्फ निकलना ही नहीं रहा है, इंडिया का कैप्टन भी बन रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट? डेमोक्रेसी मैंने इस तरह का डेमोक्रेसी, इस तरह का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बीसीसीआई का मॉडल लेना चाहिए। सिंपल बात है। एग्जैक्टली, टैलेंट को आगे करो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करो, पैसा का फ्लो करो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो। अब हर जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच रहा है तभी ना क्रिकेटर निकल रहा है, और उसके बेसिस में आईपीएल बना। और आज आईपीएल दुनिया का इतना बड़ा जगह है। सोचो सर, आज ऑस्ट्रेलिया को आपने देखा कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अर्निंग वाला कंट्री में से एक है। वही ऑस्ट्रेलिया का अर्निंग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आईपीएल का एक भी मैच नहीं छोड़ता। उनके कंट्री में पैसा नहीं है क्रिकेट में, हमारे कंट्री में पैसा है क्रिकेट। वो लोग भी बिग बैश लीग बनाया, नहीं चलता। हम लोग बनाया, चलता है। और क्रिकेट का फैन हुआ। ठीक है, ऐसे हर चीज का फैन बनाना चाहिए ना। वही मैं बोल रहा हूँ कि बीसीसीआई का मॉडल यूज करना चाहिए। बीसीसीआई जिस तरह से डेमोक्रेटिक वे से काम किया, इसमें क्या बीसीसीआई में प्रॉब्लम नहीं था? क्या बीसीसीआई के अंदर इश्यूज नहीं था? बहुत इश्यूज था, अगर तुम क्रिकेटिंग हिस्ट्री चेक करोगे तो। लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ ना सर। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे इंडियन फुटबॉल भी पहले से बेहतर हुआ है। हाँ, पहले तो इंडिया का फुटबॉल भी बहुत पीछे था, उसमें भी हुआ है। इस बार तो इंडिया एशियन गेम्स में भी चैंपियन हुआ है। एशियन एशियन फुटबॉल में भी चैंपियन, एशियन कबड्डी में भी चैंपियन, एशियन हॉकी में भी चैंपियन, और एशियन क्रिकेट में भी चैंपियन। आपको पता है 2023 में? स्पोर्ट्स नहीं देखता। हाँ, वर्ल्ड कप तो फाइनल में गया, उसको छोड़ो, मैं एशिया का बात कर रहा हूँ। उससे पहले था। वेरी गुड। चारों चीज में इंडिया पहले था, ये एक बहुत ही अच्छा बात है। ठीक है, स्पेशली हाँ, टीम्स गेम में इंडिया थोड़ा अच्छा है। बट चाइना जैसे ओलंपिक वगैरह में बहुत मेडल लाता है, उसके सामने हम लोग टिक नहीं पाते। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जीडीपी का फॉर्मूला दिया है, C+I+G+10x। माने कितना हम कंजम्पशन करते हैं, कितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, और NX का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। जो आपको मैं समझा रहा था कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करें और इंपोर्ट कम करें, बट हमारे केस में उल्टा ही होता है। इंपोर्ट हम लोगों का ज्यादा है और एक्सपोर्ट हम लोगों का। अब जो भी मैं आपको इतना देर से स्टोरी सुना रहा था, उस चीज को यहाँ पर बोला है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। मैंने जैसे मानो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत होगा, टैक्स रेट में थोड़ा सा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और टैक्स दो तर, क्योंकि उनको फिस्कल पॉलिसी में ग्रोथ चाहिए। और गवर्नमेंट को लगेगा नहीं नहीं टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, कम करो। ठीक है, ये देखो कॉन्ट्रैक्शनरी, कम करना है। इसे बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशनरी। इसमें क्या करता है, likely to induce inflation. Contractionary fiscal policy refers to the deliberate policy of government applied to curtail aggregate demand. मार्केट में डिमांड इतना हाई हो जाता है, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो डिमांड को कार्टेल करता है कि नहीं इतना डिमांड होने से नहीं होगा। Consequently, level of economic activity, in other words, it is fiscal policy aimed to eliminating an inflationary gap. यानी मार्केट में ना एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, चीजों का दाम बढ़ जाता है, लोगों का इनकम कम हो जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन को कम करने के लिए भी फिस्कल पॉलिसी का यूज। तो आई होप कि फिस्कल पॉलिसी क्या है इतना पता तो लग गया। अब फिस्कल पॉलिसी का थोड़ा डिटेलीकरण नेक्स्ट क्लास में बता के ये टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, समझ में आया ना सर? एक बार क्या करना है आप लोगों को, घर पे एक बार गो थ्रू करके आना है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है सर, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स के साथ जान पहचान करना है, और आप लोग अगर रीड करके आओगे तो मेरा हर एक बात आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये समझ में आया रे? सुमित, शुभंकर, शतांशी, मानसी, बोलो सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो थोड़ा गो थ्रू करो, जो भी डाउट होगा क्लास में आके पूछो।
आज तो तुम लोग आया नहीं, सब बदमाशी कर लिए। ठीक है, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय।